हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़े हैं, आइए आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ पीएल पुनिया साहब कांग्रेस पार्टी के नेता जुड़ गए हैं, सुधांशु मित्तल जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ कई और मेहमान भी जुड़ रहे हैं। जीडी बख्शी साहब हमारे साथ सीधे इस वक्त जुड़ गए हैं। एक खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। और आप में से तीनों अगर कोई सवाल उनसे करना चाहता है तो बख्शी साहब आपके पास जरूर आऊंगी, लेकिन सबसे पहले कुछ सवाल मेरे हैं वैदिक साहब, जिसका जवाब मैं आपसे चाहती हूं। पहला सवाल यह है, भारत सरकार कहती है नहीं, हमने दूध बनाकर नहीं भेजा। हिंदुस्तान तो कभी भी ऐसे शख्स की मुलाकात की उम्मीद नहीं रख सकता हिंदुस्तान के किसी पत्रकार से या फिर जो भी कैपेसिटी में आप गए थे, जो गुनहगार है 26/11 का। किसके दूत बनकर आप गए हाफिज सईद से मिलने, वेद प्रताप वैदिक जी? जी उसका वो सीक्रेट मैं आपको भी बताऊंगा, अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया। आपने जिस जोर से अपनी बात कही है वो सीक्रेट मैं खोल देता हूं। मैं जिस आदमी का दूत था उसका नाम है डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक। मैं अपना दूत स्वयं था। समझ गई ना आप? नहीं समझी बात? वैदिक साहब बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है और आपकी बात समझने की कोशिश भी मैं कर रही हूँ। मैं तो ये समझना चाहती हूँ कि जो बच्चा 26/11 में अनाथ हुआ था, क्या उसको भी आप यही समझाएंगे? हाँ। कि आप वेद प्रताप वैदिक के दूत बनकर गए थे, आप हाफिज सईद की राय बदलने गए थे, क्या करकरे की पत्नी को भी आप यही समझाएंगे? जी हाँ, सही। जो बच्चा अनाथ हुआ है उसकी चिंता सिर्फ आपको ही है, वेद प्रताप वैदिक को नहीं है। वेद प्रताप वैदिक देशभक्त नहीं है। इस देशभक्ति पर फूल चढ़ाइए, उसकी पूजा कीजिए कि मैंने इतनी हिम्मत की कि ऐसे खूंखार आतंकवादी की मांद में जाकर उसको खरी खरी मैंने बात कही है। किसकी हिम्मत है? ये जो नेता वहां मेरी आलोचना कर रहे हैं, ये वहां जाएं तो लौटे तो उनका हाल वही होगा जो हिटलर से मिलने के बाद हाका का हुआ था। पजामा गीला हो जाएगा और पैदल चल के गए और स्ट्रेचर पर लाद के उनको बाहर लाना पड़ेगा। ये बातें करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए जिस तरह की बातें कर रहे हैं। और ये सब लोग मेरी खुशामद में लगे रहते थे, कांग्रेस के लोग, जब नरसिंह राव जी की सरकार थी। अब कहते हैं कि इसको गिरफ्तार करो। ऐसे लोगों को हमने राज्यसभा में बिठा रखा है। ये हमारे लोकतंत्र की संस्थाओं का अपमान है। इनको कान पकड़ के राज्यसभा से बाहर निकालना चाहिए। बुद्धिहीन लोग हैं ये लोग। ये कूटनीति नहीं समझते हैं, ये पत्रकारिता का धर्म नहीं समझते हैं, ये राष्ट्र धर्म नहीं समझते हैं। सिर्फ इनको नरेंद्र मोदी का विरोध करना है, इसलिए वेद प्रताप वैदिक को घींच रहे हैं, इसलिए वो रामदेव को घसीट रहे हैं। ये क्या मजाक चला रखी है? सारी इतनी शानदार काम हुआ है, ये इस वर्ष का सबसे बड़ा स्कूप है और उसको इस तरह से ये लोग घसीट रहे हैं उल्टा। भारत के राष्ट्रहित को ये लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, भारत में एक गलत वातावरण पैदा कर रहे हैं। हमारे पत्रकारों से कह रहे हैं कि तुम कायरो की तरह काम करो। वेद प्रताप वैदिक जी, हाफिज सईद और उसके चरित्र के बारे में, उसके इतिहास के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के नजरिए से वो मोस्ट वांटेड की लिस्ट में है? क्या आप जानते हैं कि अमेरिका ने कैसे आप क्या समझती हैं? सुनिए, आप पत्रकार हैं, आप नवयुवती हैं, आप क्या समझती हैं कि मैंने 55 साल घास काटी है? मैंने पीएचडी किया है इंटरनेशनल अफेयर्स में, हिंदुस्तान के सबसे बड़े अखबार का संपादक रहा हूं, बिल्कुल हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एजेंसी का 10 साल संपादक रहा हूं। हम आपका प्रोफाइल इस वक्त आज तक के टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वैदिक साहब। आपका पूरा प्रोफाइल, आपका इतिहास हम सब जानते हैं। आप मुझसे मेरा सिर्फ इतना कहना है, ये पूछ रही है कि मुझे ये बात पता नहीं है, ये बात मुझे पता नहीं है, हाफिज सईद के बारे में जानता नहीं हूँ। सर, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि जिस हाफिज सईद से आप मिलकर आए हैं वो मोस्ट वांटेड आतंकी है, नंबर 1। नंबर 2, आप कह रहे हैं कि मैंने उसके मांद में जाकर बात की। आप तो नरेंद्र मोदी जी की बीवी का हाल वो पूछ रहे थे और उनको बता रहे थे। ये कौन सी बहादुरी का काम? देखिए, तीसरी बात, सर सवाल पूरा हो जाने दीजिए। वेद जी सवाल सुन लीजिए। सवाल पूछ लेंगे कि मैं भूल जाऊंगा, जवाब नहीं दे पाऊंगा। चलिए ठीक है, इन दो बातों का पहले जवाब। एक सवाल पूछिए और एक जवाब सुनिए। ठीक है, एक सवाल पूछिए और उसका जवाब सुनिए। पहला सवाल क्या था आपका? फिर से बोलिए। मेरा सवाल आपसे ये था कि ये एक आतंकी की बात हो रही है। आपने ना भारत सरकार को जानकारी दी, ना आईबी को, ना रॉ को, इस देश के विदेश मंत्रालय को, किसी को नहीं पता है कि आप हाफिज सईद से मिलने जा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, ख्याल ये है कि भारत सरकार, सुनिए आप अगला ये सवाल सुन लीजिए। आपका ख्याल ये है कि भारत सरकार कंबल ओढ़ के सोई हुई है? 3 दिन से टेलीविजन चैनल्स पर घंटों बोल रहा हूं मैं, 10-10, 12-12 घंटे रोज बोल रहा हूं। वो क्या कंबल ओढ़ के सोई है? उसको पता नहीं है? हिंदुस्तान के गरीब किसान को, बेपढ़े लिखे किसान को भी पता है कि मेरी क्या बात हुई है। भारत सरकार को पता नहीं होगी ये बात?
चलिए ये बात मैंने खत्म किया, अगला प्रश्न कीजिए। अगला सवाल, आपने कहा कि वहां पर जाकर हमने हिम्मत दिखाई है, हमने जाकर उनसे बातें ऐसे की कि उसकी राय बदल दी। वो नरेंद्र मोदी की बीवी का हाल पूछ रहे थे। ये आप कह रही है, ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रही है। मैंने ये नहीं कहा कि राय बदल दी, ये आपके शब्द हैं। आप मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। मैंने सिर्फ ये कहा है कि मैंने हाफिज सईद को वो बात कही है कि जो उसके मुंह पर जाके कहने के पहले 10 बार सोचेगा। लेकिन मुझे तो कोई डर नहीं है, और मरने का इस 70 साल की उम्र में क्या डर है। मुझे लोगों ने कहा, पाकिस्तानी पत्रकारों ने, कि आप वहां जाएंगे, मजाक में कहा, मजाक में, कि अगर अमेरिका ने ड्रोन अटैक कर दिया उस पर तो आप भी मारे जाएंगे। तो मैंने कहा सुबह 7 बजे ही मिला है ड्रोन अटैक करने के लिए, रोजे का दिन ही मिला है ड्रोन अटैक करने के लिए, और मैं कहाँ जाऊंगा तभी मारेंगे क्या अमेरिकी? और मारेंगे तो मर जाएंगे, हमको कोई डर नहीं है। और आप देखें कि जिस माहौल में मैंने उसको इंटरव्यू किया वो कैसा माहौल था। मशीन गन लिए लोग खड़े हुए हैं, और एक नहीं 10-10, 12-12 लोग खड़े हुए हैं वहाँ। कमरे में एक आदमी बंदूक लिए खड़ा हुआ है, कमरे के बाहर वहाँ मेरी तरफ इशारा करके 2 आदमी बंदूक लिए ताने खड़े हुए हैं। ऐसे वातावरण में डट के और खुल के बात मैंने की। उसकी प्रशंसा करने की बजाय हमारे अपरिपक्व लोग, अर्ध शिक्षित लोग, बेपढ़े लिखे लोग, मैं कहूँगा अर्ध शिक्षित कहता हूँ, सेमी लिटरेट लोग, जिन्होंने मेरे लेख नहीं पढ़े, जो हिंदी के अखबार पढ़ना अपनी समझिए बेइज्जती समझते हैं, ऐसे लोग हमारी संसद में बैठे हैं। मुझसे कहते हैं कि आप किस लिए गए थे वहाँ? अरे पत्रकार किस लिए जाता है? और मैंने सिर्फ हाफिज सईद को इंटरव्यू किया है क्या पाकिस्तान में? मियाँ नवाज शरीफ से मेरी घंटे भर बात हुई है, उनके विदेश मंत्री सरताज अजीज से 2 घंटे बात हुई है, उनके विदेश सचिव से मेरी बात हुई है, उनके विरोधी नेता से मेरी बात हुई है। बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब के सारे बड़े बड़े नेताओं से बात हुई है। जो ताहिरुल कादरी का वहाँ इतना बड़ा जलसा हुआ, उनसे भी मेरी फोन पर बात हुई है, उनसे भी मेरी मुलाकात तय हुई थी। लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई 7 बजे, वो 8 बजे की मेरी मुलाकात 1 तारीख की वो कैंसिल हो गई। 2 तारीख को मैं भारत आ रहा था, अचानक मुलाकात तय हुई, मैं पहुंच गया। अरे पत्रकार तो हर जगह पहुंचता है। माओवादियों से भी नेपाल में मैंने बात की है, LTT वालों से भी मैंने श्रीलंका में बात की है, तालिबान के नेताओं से अफगानिस्तान में मैंने बात की है। तो इसमें बात करने में बुराई क्या है? मेरे जैसे पत्रकार अगर हों भारत में और दक्षिण एशिया में, तो इतनी जानकारियां लोगों को मिले कि जो सामान्य तौर से नहीं मिलती हैं। इस पर तो सारे पत्रकार जगत को खुश होना चाहिए, संसद को मेरा स्वागत करना चाहिए था। बल्कि जिन लोगों ने मेरी गिरफ्तारी की बात की उनको कहना चाहिए था, और वो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, वो कांग्रेस के लोग हैं, वो मुझे सर और एक ज़माने में मुझे नरसिंह राव जी के ज़माने में यही लोग मुझे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कहा करते थे। इन लोगों से मैं कहता हूं कि आपको संसद में हामिद अंसारी जी से, जो हमारी राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, उनसे कहना चाहिए था कि डॉक्टर वैदिक को यहाँ बुलाइए और डॉक्टर वैदिक से कहिए कि वो सारी स्थिति पर प्रकाश डालें कि वो महीने भर में किन किन लोगों से, 20 दिन में किन किन लोगों से मिले, और हमारी नई सरकार के बारे में, भारत के बारे में पाकिस्तान की राय क्या है। ऐसा कुछ होना चाहिए था। हो रहा है उल्टा, क्योंकि उनको देश से मतलब नहीं है, उनको वेद प्रताप वैदिक से भी मतलब नहीं है। वो मेरा अनिष्ट नहीं चाहते, हो गया? वो चाहते हैं कि मोदी, वैदिक साहब, देश का कौन सा हित हो गया आपकी और हाफिज सईद की मुलाकात से? जो शख्स POK में जाकर जहर उगलता है हिंदुस्तान के खिलाफ, जो सबसे बड़ा गुनहगार माना जा रहा है मुंबई के धमाकों का, जो 166 लोग मारे गए हैं, उससे आपकी मुलाकात में कौन सा देश हित साध रहा है? मैं ये कह रहा हूँ कि वो गुनहगार नहीं है, मैंने ये कहा है। कौन सा देश हित साध रहा है? आतंकवादी नहीं है वैदिक साहब। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, देश हित जो 20 दिन में मेरी जितनी मुलाकातें हुई हैं, उतनी मुलाकातें हमारी एम्बेसी का पूरा स्टाफ जी साल भर में भी नहीं कर पाता है। क्या वहाँ पे हम जो करोड़ों रुपया रोज खर्च कर रहे हैं, उससे उसके मुकाबले जो मैंने किया है और अपने दम से किया है, सरकार ने एक पैसा भी खर्च नहीं किया है मेरे लिए। यहाँ से मैं पैदल गया था और वहाँ से अपने पैसों से जहाज से आया हूँ, अपने पैसों से मैंने खर्च किया, अपनी कमाई मैंने लगाई, अपने देश की मैंने बात की वहाँ पर। तो मैंने देश हित कौन सा काम नहीं किया? मुझे जो पाकिस्तानी पत्रकारों ने कहा है वो मैं अब आपके लिए बोल देता हूँ, ऐसी बातें मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन आपने जो व्यंग्य किया उसका जवाब दे रहा हूँ। पत्रकारों ने मुझसे कहा कि प्रधानमंत्री तो सारे देशों में है, वजीर आजम तो सारे देशों में है, वेद प्रताप वैदिक जैसा आदमी कोई हमको दिखाइए कि जिस देश में जाता है उस देश में उसकी स्वीकृति है, लोग उसकी बात सुनते हैं, खुलेआम सभाएं करता हूँ। है कोई आदमी हिंदुस्तान में ऐसा कि पाकिस्तान में जाके, श्रीलंका में जाके, नेपाल में जाकर
खुलेआम सभा करे और सारी भारत की बात कहे। वैदिक ये साहब, देश हित साधना नहीं है तो क्या है? जी जी वैदिक साहब, मेरे सवाल में व्यंग नहीं था, सिर्फ और सिर्फ शब्दों का प्रश्न था। लेकिन जीडी बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। बख्शी साहब। मैं वैदिक जी से तो क्या सवाल पूछूंगा मैडम, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे देश में पाकिस्तान के साथ पीस टॉक की एक इंडस्ट्री बन गई। हमें क्या जरूरत है हमें जाके पाकिस्तान में जाके बात करने की, और बात भी आप करना चाहते हैं, आप नवाज शरीफ साहब से मिल लिए, देश के नेताओं से मिल लिए, लेकिन हाफिज सईद के हाथ पे हमारे देशवासियों का खून रंगा है। अगर किसी आदमी को उससे मिलना चाहिए वो होना चाहिए साइकियाट्रिस्ट। हाफिज सईद एक साइकोपैथ है। हमारे देश वालों को जाके वहां पे उसे क्रेडेंस देने की क्या जरूरत है? हमारे वरिष्ठ पत्रकारों को जाकर हाफिज सईद को जाके क्रेडेंस देने की क्या जरूरत है? किसी भी किस्म की अहमियत देने की क्या जरूरत है? वह एक डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है, वह एक हमारी मोस्ट वांटेड लिस्ट में है, उसके सर पर एक बाउंटी है, तो वो तो एक आउटलॉ है हर शब्द के मायने में। और मैंने जैसे कहा कि उसके हाथों खून से रंगे हैं। क्यों हम अपने आप को जलील कर रहे हैं? क्यों हम बाकी हिंदुस्तानियों को जलील कर रहे हैं? उससे जाके बातचीत करके, बाकी किसी से भी आप बात करिए, खसमानो खाएं हमारे पाकिस्तान के जो बहुत पाकिस्तान से शांति चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि जब तक हमारे कोई 150 से ज्यादा जो भारतीय नागरिक जिन्हें चिर निद्रा को सुला दिया गया, उनको पक्की शांति पे सुला दिया गया, जब तक उसके बारे में कुछ बात नहीं होती, वहां जाके उसके साथ चिकनी चुपड़ी बातें करने में मुझे तो कोई तथ्य नहीं दिखता। हमारे देश की बेइज्जती जरूर दिखती है कि हम किसी से भी बातचीत करने को तैयार हैं, जिसके भी जितने भी हाथ खून से रंगे हों, हम जाके वहां हिंदुस्तानी पहुंच जाएंगे उसकी पैरवी खुशामदी करने, उससे बातचीत करने। क्या करने? क्या मतलब, क्या उसका मन बदली करने जा रहे हैं लोग? यहां से भारतवर्ष से तांता लगा रहे हैं वहां जाने का। ये पीस टॉक की डेलीगेशन तो कांग्रेस के टाइम में चलती थी, हमने सोचा था अब तो ये खत्म हो जाएगी। ये यहाँ एक नया तांता, एक नई इंडस्ट्री शुरू हो गई है। हर कोई जाके पाकिस्तान से बात करना चाहता है। क्यों? किस लिए? व्हाट फॉर? क्या किया है उन्होंने हमारे लोगों के को इंसाफ दिलाने के लिए? और आप क्या करा के आए हैं वहां पे इंसाफ देना है? हाफिज सईद से क्यों? आई मीन दैट्स माय क्वेश्चन। Why Hafiz Saeed? His hands are bloodied, Mr. Vedic, Dr. Vedic, his hands are bloody. Why do we have to talk to him? Why do we have to demean ourselves as Indians? क्या मेरी लौटेंगे जीडी बख्शी साहब। सिर्फ गुस्सा नहीं है, इस हल्ला बोल में शामिल है वो दर्द भी। 166 परिवार मातम में समा गए थे। हमेशा कभी न खत्म होने वाला दर्द उन परिवारों को मिला था मुंबई के उन धमाकों में। गुनहगार है उन धमाकों का हाफिज सईद। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। सुधांशु मित्तल जी आपके पास भी और पुनिया साहब आपके पास भी। फौरन लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। ये मुद्दा जब उठा है तो सभी के चेहरों के रंग सामने आ रहे हैं। जरा तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इससे पहले कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक के 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के साथ पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मंच साझा करने को लेकर खूब हंगामा मचा था। यासीन मलिक ने इस मुलाकात पर सफाई देते हुए कहा था कि यह मुलाकात पहले से तय नहीं थी। बीजेपी ने इस मामले पर जमकर हंगामा किया था, जिसके बाद पासपोर्ट तक वापस लिया गया था यासीन मलिक का। लेकिन जब सवाल वेद प्रताप वैदिक की मुलाकात पर पूछे जा रहे हैं तो बीजेपी का कहना है कि सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या इससे एक कदम आगे जाने को तैयार है बीजेपी? सुधांशु मित्तल जी से इसी सवाल पर जवाब मांगेंगे, लेकिन एक बार फिर मजबूरन ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। पुनिया साहब आपके पास भी फौरन लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। दिन से आप बार बार देख रहे होंगे जिसमें वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक आपको आतंकी हाफिज सईद के साथ बैठे हुए दिख रहे हैं। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बोलती है और इसीलिए ये सवाल खड़े हो रहे हैं। सामने टेबल पर, मेज पर पानी वानी रखा है और बातचीत हो रही है, लेकिन सामने जो शख्स है इस पत्रकार के, वो दरअसल मुंबई का गुनहगार है। मुंबई से लेकर देश के कोने कोने में कई ऐसे आतंकी हमले हैं जिससे तार जुड़ते हैं हाफिज सईद के। जमात-उद-दावा, जी हां, लश्कर तैयबा, 166 लोगों की मौत जो मुंबई में हुई, अमेरिका की तरफ से जिसके नाम पर $1 करोड़ की घोषणा की गई है इनाम की।
जो लोग आतंक के लिए जिम्मेदार है विश्व में, उसमें दूसरे नंबर पर अमेरिका ने नाम डाला है हाफिज सईद का। ऐसे शख्स के साथ बातचीत और उस बातचीत के बाद यह कहना कि मैं देश हित में सब कुछ कर रहा था, मुझे इसके लिए शाबाशी मिलनी चाहिए, गंभीर सवाल इससे खड़े हो रहे हैं। उन्हीं सवालों को उठाना बहुत जरूरी इस वक्त है और वही हम कर रहे हैं। इस बीच आप भी इस मंच से जुड़ सकते हैं। आतंकी हाफिज वैदिक की मुलाकात सही है या फिर नहीं? AT_Y लिखिए अगर हाँ, और AT_N और भेज दीजिए इसे 52424 पर। आपके SMS का अंत में हम दिखाएंगे कि कितना हिंदुस्तान ये मानता है कि ये मुलाकात गलत है। लेकिन सुधांशु मित्तल जी, आपके पास आते हुए यासीन मलिक से भी मुलाकात हुई थी हाफिज सईद की उसके मंच पर, उसके बाद से खूब बवाल मचाया था बीजेपी ने। मेरा सवाल आपसे ये है कि अरुण जेटली जी ने आज कह दिया कि कोई वास्ता नहीं है हमारा इस मुलाकात से, आतंकी है हाफिज सईद, लेकिन आपका वास्ता तो और भी ज्यादा होना चाहिए। अगर एक आतंकी से इस तरह की मुलाकात होती है, आपकी खुफिया एजेंसीज को कुछ उस बारे में जानकारी नहीं है, ये एक ऐसा शख्स है जो हिंदुस्तान में मोस्ट वांटेड है। सुधांशु जी। अंजना जी, अब मैं जो बोलूंगा उसको बोलने का मुझे मौका दीजिएगा, बीच में टोकेगा नहीं, क्योंकि जो मुझे समझ आया आपकी जो सारी चर्चा में कि 2-3 चीजें सामने निकल आएंगे। वेद प्रकाश वैदिक जी जो हैं ये ख्याति प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसमें तो कोई मुझे लगता नहीं संशय है। दूसरा, वो निजी दौरे पे गए, इसमें भी कोई संशय नहीं है। तीसरा, सरकार ने नहीं भेजा, किसी का दूत बन के सरकार का या हमारे संगठन का किसी से दूत बन के नहीं गए। चौथा, उनका हमारे संगठन से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो प्रश्न क्या उठता है? प्रश्न ये उठता है कि क्या एक हिंदुस्तानी पत्रकार को एक पाकिस्तान में आतंकी जिसको हम मानते हैं उसके साथ मुलाकात करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी? बहुत अच्छा होता कि यहां पत्रकार जगत के सारे लोग आते और इस पे चर्चा करते कि पत्रकारिता की परिधि में क्या ये सही है या गलत है। क्योंकि मैंने तो कसाब के आखिरी दिनों का उनका वक्तव्य भी एक पत्रकार के द्वारा देखा, मैंने अफजल गुरु की आखिरी ख्वाहिशों से लेकर पता नहीं क्या क्या देखा। और सबसे बड़ी बात जो मुझे सामने दिख रही है, आपने किस चीज को किससे तुलना करी है? आपने कहा यासीन मलिक। यासीन मलिक कौन है? भारत विरोधी गतिविधि की वजह से जेलों में रहने वाले बरसों बरस, जो कि आतंकवाद के साथ अपने को जुड़ा हुआ कहने में फख्र महसूस करते थे, उस व्यक्ति से आप एक पत्रकार की तुलना करें, मुझे कहीं बड़ा हास्यप्रद लगता है। और एक और आप बतला देता हूं मैं, अगर ये कोई और होता, लेफ्टिस्ट कोई जाके मिल रहा होता माओवाद से और हम उसमें कहते कि ये होना चाहिए, तो आप कहती ये पत्रकारिता की आजादी के प्रश्न है और आप जो है पत्रकारिता को किसी सरकार रोकना चाहती है। मुझे कृपा करके दोहरे मापदंड अपनाने की जरूरत नहीं है। और सीधी बात है, मैंने कहा ना कि दोहरे मापदंड जो सुधांशु जी बीजेपी अपना रही है। मैं खत्म कर लूं सर, जल्दी खत्म कीजिए ना, मुझे अन्य मेहमानों के पास भी जाना है। मित्तल जी, अगर आपको अपना भाषण देना है तो फिर क्या है, क्योंकि आप शब्द की गरिमा रखें। सुधांशु मित्तल जी, आपकी भाषा, आप अपनी भाषा पर संयम रखें। सुधांशु मित्तल जी, इसमें बीजेपी आप अपनी भाषा पर संयम रखें। आप दोहरे मापदंड बीजेपी के कैसे हो गए? मेरी भाषा बहुत संयम है। आपने वो पहले मीडिया पर दोष लगाने से पहले सोच लिया कि मैंने मीडिया पे क्या कहा? मैंने कहा आपने दोहरे मापदंड की बात की था। मैंने आज से क्या कहा कि ये दोहरे मापदंड उनके हैं जो इनको हमें कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहा हूं मैं, अपनी बात पूरी करें। मीडिया अपने आप तय करे कि उनकी आजादी में एक हिंदुस्तानी पत्रकार को उनसे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। मीडिया कहे भाई नहीं मिलना चाहिए और इन्होंने गुनाह करा है, तो फिर सरकार कदम उठाएगी। जीडी बख्शी साहब, दो चीजें नहीं चलने वाली है। ठीक है, जीडी बख्शी साहब, पुण्या साहब फौरन आपके पास आ रही हूं सर इसके बाद। जीडी बख्शी साहब, जो दलील दी जा रही है, उससे पहले एक बार जरा मैं, चूंकि आपसे बात हो चुकी है बख्शी साहब, पीएल पुनिया साहब, सबसे बड़ा सवाल जो सरकार की तरफ से अब ये बात कही जा रही है, आपने पूरी बात सुन ली मित्तल साहब की, लगभग ऐसी ही बात जितने भी बीजेपी के प्रवक्ता है वो सभी कह रहे हैं, चलेगी ये दलील? देखिए, पार्लियामेंट में, राज्यसभा में अरुण जेटली जी का बयान है कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। एक पत्रकार है, पत्रकार की हैसियत से वो गए थे और वो किसी से मिले हैं जिससे हमारा कोई स्पॉन्सर्ड उनका प्रोग्राम नहीं था, ये उन्होंने कहा है। लेकिन बड़ी अजीब बात है, मैं सुन रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता किसी दूसरे चैनल पर भी इनके सपोर्ट में, उनको अच्छा नहीं लग रहा कि इस पर आपत्ति उठाई जाए, बल्कि इसके समर्थन में जुटे हुए हैं। क्या वजह? इसी लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। ये जैसे कि वैदिक जी खुद कह रहे हैं कि एक डेलीगेशन में गए थे जिसमें सलमान खुर्शीद भी थे, मनीशंकर अय्यर थे, लेकिन वो गए थे 14 जून को और 14 जून से 17 जून तक वो कार्यक्रम खत्म हो गया, वो वापिस आ गए।
और वैदिक जी वहां रुके रहते हैं। किस लिए रुके रहे भाई? वहां पर नवाज शरीफ से मिलते हैं, वो प्रधानमंत्री से उनसे मिलने में ठीक अच्छी बात है, वहां के पार्लियामेंटेरियन से मिलने की भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाफिज सईद के किस सिलसिले में? एक पत्रकार है तो कौन से वो जर्नलिस्ट असाइनमेंट थी जिसको पूरा करने में वहां पर गए? किस उद्देश्य से गए? क्या मंशा था? आप कह रहे हैं कि आखिर में कि मिलने के बाद मुझे लगा कि इनसे बातचीत हो सकती है। कौन सी बातचीत हो सकती है भाई? आप तो बातचीत करके गए, और बातचीत करने के बाद ऐसा लग रहा कि जैसे वो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि उनको हो गई है कि वो हाफिज सईद के पास गए, और हाफिज सईद के पास खुद टेलीफोन करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके जाते हैं। क्या वजह है? एक अपराधी है, गुनाहगार है, देशद्रोही है, देश के खिलाफ आतंक फैलाने वाला है, और देश के नहीं पूरे दुनिया में आतंक फैलाने वाला है, जिसकी वजह से यूएन ने जमात-उद-दवा इनकी जो संगठन है उसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया, और उसमें 60 करोड़ रुपए का इनाम घोषित है। ऐसे व्यक्ति को सम्मान देने के लिए, उनको एक क्रेडिबिलिटी प्रदान करने के लिए वो आप वहां जाते हैं। तो ये मुझे उम्मीद थी कि जिस तरह से अरुण जेटली जी ने वहां कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी उसको कंडेम करेंगी, आलोचना करेंगी, लेकिन आलोचना करने के बजाय उनको महिमा मंडित किया जा रहा है। पत्रकारिता का उसमें गार्ब में उनको समर्थन दिया जा रहा है। वो मैं समझता हूं कि बहुत आपत्तिजनक है। मिलना बिल्कुल गलत था, देश के खिलाफ देशद्रोह है, वो नहीं होना चाहिए था, ये मेरा कहना। बिल्कुल, एक वरिष्ठ पत्रकार जरूर है वेद प्रताप वैदिक जी, पर हाल के दिनों में हम खूब दिखे हैं, बाबा रामदेव के साथ मंच पर दिखे हैं, और किन किन पार्टियों के साथ दिखे हैं वो भी दिख रहा है, और रामदेव किसके साथ खड़े हैं ये भी दिख रहा है। सुधांशु जी, छोटा सा अगर आप जवाब देंगे तो मैं आपके पास आ सकती हूं, क्योंकि मुझे जीडी बख्शी जी के पास जाना है। छोटा सा जवाब। जी, ये क्या हमने महिमा मंडित करा, इनको मैं जानना चाहता हूं। मतलब हम हाफिज मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, कम से कम हमें क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हैं भाई? मैंने कहा पत्रकारिता की स्वतंत्रता का विषय ये तय कर लें, ये कहें कि नहीं इनको जेल में भेजना चाहिए, जरूर भेजिए। पुनिया साहब तय तो करिए। उनका निर्णय सही था या गलत था ये बता दीजिए। सिर्फ आप सिर्फ ये कह दीजिए ये पत्रकारिता मिलना उनसे सही था, और आप भी भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन हाफिज सईद से मिलने कब जा रहा है उसकी तिथि भी घोषणा कर दीजिए, इसका जवाब हमको मिल जाएगा। पूनिया जी, आपके डेलीगेशन किन किन आतंकवादियों से मिलते हैं वो सबको पता है, छोड़ दीजिए इन बातों को। जहां तक भाजपा का सवाल है, ना हमें उनसे कोई संबंध है, और हमारे लिए सुन लीजिए, आप मेरे को भी बोलिए, आपने बोला ना आप लोग, अच्छा भाई बोलने तो दीजिए, तर्क खत्म हो जाता है तो बोलने तो दीजिए, मेरे को तो अपनी बात खत्म, जो ये किसका, पहले मेरी बात तो खत्म कर ले दीजिए। एक ब्रेक के लिए हमें जाना पड़ रहा है, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें। बख्शी साहब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी। ये सियासत कितनी दुखदाई है जो हो रही है इस मुद्दे पर, ये सियासत क्या हो गया यार? सियासत पर दरअसल हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन जो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे, आपके जवाब। लेकिन इस बीच आपको बता दें, हाफिज सईद ने ट्वीट किया है, ट्विटर के जरिए अपनी बात कही है। तथाकथित धर्मनिरपेक्ष भारतीय अपने पत्रकार की अनौपचारिक मुलाकात को बर्दाश्त नहीं कर पाए। 61% लोग ये कह रहे हैं कि मिलना सही था, जबकि 39% कह रहे हैं नहीं। ये अपने आप में आश्चर्यजनक है, लेकिन जब ये कहता है हाफिज सईद ट्विटर के जरिए कि अनौपचारिक मुलाकात, तो सवाल ये भी उठता है कि भारत के नजरिए से मोस्ट वांटेड की लिस्ट में जिसका नाम सबसे ऊपर है दाऊद इब्राहिम के साथ, उस हाफिज सईद से मुलाकात किसी भी पत्रकार के लिए निजी मुलाकात, अनौपचारिक मुलाकात कैसे हो सकती है? आप देखते रहिए आज तक।